वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न और विषय उत्तरीय प्रश्न सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को गाइस पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस अगर आप सच में इस बार अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो देखिए, जो आपका वायरल मॉडल पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसका मैंने आपको फुल सॉल्यूशन दिया है। वहाँ पर वही क्वेश्चंस हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऊपर का जो आपका पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है या फिर गिरावट यानी कमी होती है या फिर स्थिर रहती है या फिर अज्ञात रहती है। क्वेश्चन हमारा क्या था? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या होती है? गिरावट होती है यानी कमी होती है। ओके, ये जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। साथ ही साथ सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका नेक्स्ट है वो क्या दिया गया है, देखिए उसको समझते हैं कि जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर होगा, कैसा होगा? शून्य होगा। बी नंबर पर ऑप्शन है न्यूनतम होगा एंड सी नंबर पर हमें ऑप्शन है दिया गया है कि ऋणात्मक होगा या फिर अधिकतम होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर है तो कितनी है। ए नंबर पर ऑप्शन है 10% एंड बी नंबर पर है 20% एंड सी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 30% एंड डी नंबर पर ऑप्शन है 40%। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया था कि भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर कितनी है। यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन 30%। क्लियर। इसके बाद इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया है। ए नंबर पर ऑप्शन है जे एम कीन्स ने एंड बी नंबर पर है जे बी से ने एंड सी नंबर पर ऑप्शन है ए सी पीगू ने एंड डी नंबर पर है जे बी क्लार्क ने। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? एक बार जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में है कि बाजार का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने प्रस्तुत किया, तो किसने किया है? तो बी नंबर पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन जे बी से ने। क्लियर। इसी तरह से जो आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया है।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आयकर कौन लगाता है। क्वेश्चन क्या है, आयकर कौन लगाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी नंबर पर है राज्य सरकारें एंड सी नंबर पर ऑप्शन है स्थानीय सरकारें। इसी तरह से डी नंबर पर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आयकर कौन लगाता है, यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, केंद्र सरकार। ठीक है। अब गाइस देखिए, जो आपकी अर्थशास्त्र की बुक है उसमें खंड खा से, ठीक है, खंड खा से जो आपका तीसरा चैप्टर है उसके जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं गैस। इसी तरह से देखिए, फर्स्ट चैप्टर से अगर आपको एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अर्थशास्त्र में वो आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी और एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। ठीक है, और गाइस अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकती हो। यहाँ पर आपको वीडियोस के सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक इकोनॉमिक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में अतलग उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि कुल मांग फलन क्या है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कुल मांग फलन क्या है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी कुल मांग। ओके, हेडिंग डालने के बाद फिर आप इस तरह से लिखोगे कि कुल मांग फलन रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न माल की मात्रा को बेचकर उद्यमी जिन भिन्न भिन्न मूल्यों की आशा करता है। ठीक है, कुल मांग क्या है। देखिए, कुल मांग फलन रोजगार के विभिन्न यानी अलग अलग स्तरों पर उत्पन्न माल की मात्रा को बेचकर उद्यमी जिन अलग अलग मूल्यों की आशा करता है वही हमारा कुल मांग कहलाता है, कुल मांग फलन। ठीक है, इस तरह से आपको जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखकर आओगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। आप पेपर उठाकर देखना और मॉडल पेपर में भी देखना, ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सही ढंग से आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, ध्यान रहे आपको कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। हेडिंग डालने के बाद फिर हमें इस तरह से लिखना है। देखिए, फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हमें लिखना है कि आय में वृद्धि या कमी और उपभोग में वृद्धि या कमी के अनुपात को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। हेडिंग डालने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना है। देखिए, हम लिखेंगे कि आय में वृद्धि या कमी और उपभोग में वृद्धि या कमी के अनुपात को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी MPC कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर ये आपको पहले समझ में आ गया कि कुल मांग फलन क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि उपभोग सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, फिर आप इस तरह से इसका जो सूत्र है इस तरह से आप लिखोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग में वृद्धि अपॉन आय में वृद्धि, यानी MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, इस तरह से आपको जो इसका सूत्र है वो भी आपको लिख देना है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाए वो सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए।
ठीक है। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख लीजिए। 100% अर्थशास्त्र में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए, जैसे चैप्टर 1 से लेकर एंड तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर आपने उनको देख लिया और अच्छे से आपने तैयार कर ले तो 100% गाइस आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे अर्थशास्त्र में, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय कौन से आएंगे, तो पूरा कुछ वहाँ पर बताया है। तो आप उन सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें ताकि अर्थशास्त्र में आपका एक भी नंबर छूटे ना, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निवेश से क्या आशय है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, निवेश से क्या आशय है, तो हम किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है निवेश, फिर आपको बताना है कि निवेश है क्या। आप लिखोगे कि निवेश से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है। निवेश क्या है एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे निवेश, हेडिंग डालोगे उसके बाद आपको लिखना है कि निवेश से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के भंडारों में वृद्धि की जाती है। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पूर्ण रोजगार, हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। क्या है पूर्ण रोजगार। सबसे पहले जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो हेडिंग डालोगे पूर्ण रोजगार, उसके बाद आपको लिखना है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट क्या लिखना है। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया कि व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो फर्स्ट यहाँ पर पहले तो आप हेडिंग डालोगे व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में अंतर। हेडिंग डालने के बाद देखिए ये आपका है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको छोटा करके ही लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि व्यक्तिगत आय एक व्यक्ति की कुल आय, मजदूरी, वेतन और अन्य निवेश है, जबकि प्रयोज्य आय एक व्यक्ति के लिए व्यय, निवेश, बचत और आयकर की दृष्टि से उपलब्ध शुद्ध आय राशि का उल्लेख है। व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय क्या है एक बार दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि व्यक्तिगत आय एक व्यक्ति की कुल आय, मजदूरी, वेतन और अन्य निवेश है, जबकि प्रयोज्य आय एक व्यक्ति के लिए व्यय, निवेश, बचत और आयकर की दृष्टि से उपलब्ध शुद्ध आय राशि का उल्लेख है। ठीक है, इस तरह से आपको जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निवेश गुणक क्या है, यानी कि क्या है। तो निवेश गुणक क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है निवेश गुणक। हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि निवेश गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। यह बताता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से
प्रारंभ में उपभोग तथा अंत में आय कितने गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए, निवेश गुणक क्या है? तो निवेश गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। यह बताता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से प्रारंभ में उपभोग तथा अंत में आय कितने गुना बढ़ जाएगी, यानी K बराबर डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई। निवेश होता क्या है? निवेश गुणक क्या होता है? निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा? K बराबर डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है ये भी आपको लिखना है जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। ठीक है, तो जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो आपने यहाँ पर समझ लिए हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो आपको तैयार करने हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। देखिए गाइस, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि उपभोग फलन से क्या आशय है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आज किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उपभोग फलन आखिर है क्या। तो देखिए, व्यक्ति अपनी आय के एक भाग का उपभोग करता है तथा शेष को बचा लेता है। आय का जो भाग उपभोग कर लिया जाता है उसे ही प्रोफेसर कीन्स ने उपभोग प्रवृत्ति का नाम दिया है। प्रोफेसर कीन्स कौन है? आपके अर्थशास्त्री हैं। इस प्रकार उपभोग की मात्रा व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद सामान्यतः आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है और आय में कमी होने पर उपभोग भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, उपभोग भी कम हो जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि अन्य शब्दों में उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग प्रवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यहाँ ये स्मरणीय है कि उपभोग प्रवृत्ति से हमारा अभिप्राय केवल उपभोग की इच्छा नहीं अपितु वास्तव में उपभोग की गई मात्रा से होता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि उपभोग प्रवृत्ति का संबंध किसी व्यक्ति से ना होकर संपूर्ण समाज का होता है। चूँकि आय में परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह कहा जाता है कि उपभोग आय का फलन है। इस प्रकार C बराबर F और कोष्टक में आपको क्या कर देना है? बाई। ठीक है, इस तरह से आपको इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखना है। ठीक है, C बराबर F और इस तरह से आपको कोष्टक में लिखना है बाई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपने देख लिया उपभोग फलन से क्या से, वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है। आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। ठीक है, प्रभावी मांग से क्या आशय है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो आपका ये चैप्टर है इसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक
लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज टाइम इन द कमेंट बॉक्स, आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।